जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका। देखिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक का अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए हमेशा के लिए आ रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो याद तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब देखिए बहुत ही कन्फ्यूज होता है इसमें, है ना, तो समझने वाले इस क्वेश्चन को हम। देखिए पूछा क्या है दोस्तों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से किसे कहते हैं दोस्तों। यह किस प्रकार की सीमांत और यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। अथवा हम पूछा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंधों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या है, ये भी पूछा है ऐसे। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा, है ना, क्या होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है। दोस्तों इतनी बात याद रखना, जब आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखिए बचत और आय में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बचत और आय में परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब किताब में देख लेते हैं, अब किताब में क्या देखिए, है ना। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। पहले तो उत्तर में डाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है ना, यहाँ डालेंगे। आप देखेंगे उत्तर में लिखोगे दोस्तों, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात दोस्तों जो आय होती है ना, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है और उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। जब या ऐसे कह सकते हो, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, और जब आय में कमी होती है तो उपभोग भी में कमी होती है या घट जाती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के, अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यह कुल अतिरिक्त आय का वह भाग होता है जिसका लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना के लिए उपभोग में वृद्धि, आय में वृद्धि विभाजित कर देना चाहिए दोस्तों। ये मैंने छोड़ दिया है ना। अब देखिए आप कैसे लिखोगे, तो एमपीसी बराबर क्या होता है, उपभोग। एमपीसी बराबर क्या था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये इसका अर्थ है एमपीसी बराबर क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो इसे एमपीसी बराबर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सी बट्टे त्रिभुज बाई, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर एमपीसी बराबर मतलब मैंने बता दिया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। ये एमपीसी दर्शाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये त्रिभुज सी बराबर उपभोग में वृद्धि और बाई बराबर आय में वृद्धि। अब देखिए थोड़ा सा ये लिख देंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव 0 से कम, 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। अर्थात ये लिखा दोगे आप 0 बराबर ये बड़ा करके दर्शाता है ये, है ना, तो एक बड़ा है इसमें, है ना। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का संबंध बताइए। बता दिया मैंने, कुल आय का वह भाग जो उपभोग बाद शेष बचता है दोस्तों। कुल आय का वह भाग है ना, आय का कुल ऐसा भाग जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं दोस्तों। बचत भी आय का फलन, बचत में परिवर्तन, आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। ये मैंने पहले बता दिया, आपको कन्फ्यूज मत होना है दोस्तों। अगर पेपर में आएगा ज़रूर तो आप लिख देना है ऐसे, जब उपभोग में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब जब आय में परिवर्तन होगा तो और बचत में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे सीमांत बचत प्रवृत्ति कहेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। अब देखिए एमपीसी दर्शाती है सीमांत बचत प्रवृत्ति को, और एमपीएस दर्शाती है सीमांत बचत प्रवृत्ति को। ठीक है ना, और एमपीसी दर्शाती है ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एमपीसी बराबर सीमांत बचत प्रवृत्ति, और त्रिभुज एस बराबर बचत में वृद्धि, और त्रिभुज बाई बराबर आय में वृद्धि, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सदैव इकाई को कम होती है। याद रखना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होता है, सदैव इकाई से कम होती है। अर्थात एमपीसी बराबर, ये दिख रहा है ना, एमपीसी बराबर क्या होता है, एमपीसी बराबर एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ा हमेशा इकाई के बराबर होता है। अर्थात एमपीसी प्लस एमपीसी बराबर 1 होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति 1 से घटा देने पर हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन को ये याद कर लेना दोस्तों, क्या है ये वाला क्वेश्चन। मित व्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। मित व्ययता के विरोधाभास की
व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्या है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अथवा हम पूछ लेगा ऐसे मितव्ययिता की विरोधाभास क्या है। तो एक परिवार के संबंध में दोस्तों एक परिवार है और जो बात सही है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही है। मतलब एक परिवार के संबंध में दोस्तों जो बात सही है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही है। ये आवश्यक नहीं है कि एक परिवार में आय की उसके व्यय से अधिक होना चाहिए, अर्थात उसे बचत करनी चाहिए, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत का अनुपात बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बचत के अधिक हो जाने पर आय में स्तर कम हो जाएगा और इसके फलस्वरूप बचत का स्तर भी गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत में कमी हो जाएगी। इसे ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। इतनी बात याद रखना, जब बचत में कमी हो जाती है, जब बचत में कमी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। मतलब विरोध हो गया किसमें, बचत में, ऐसे याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपभोग फलन से क्या आशय है दोस्तों, उपभोग फलन क्या होता है ना, ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए उपभोग फलन से क्या आशय है दोस्तों, व्यक्ति अपनी आय के एक भाग का क्या करता है दोस्तों, उपभोग करता है तथा शेष को बचा लेता है, और आय का जो भाग उपयोग कर लिया जाता है उसे ही परोक्ष के उपभोग प्रवृत्ति का नाम दिया है। दोस्तों आप क्या करते हो, आपने रुपये कमाया है ना, कुछ भाग अपनी जेब में अपनी पॉकेट में रखते हो बचाने के लिए है ना, तो उसी भाग को क्या कहा जाता है, उपभोग फलन कहा जाता है। अब समझ में आया, ऐसे बताओ हैं। तो ये हो गया आय का जो भाग उपभोग कर लिया जाता है दोस्तों उसे ही प्रोक्ष ने बताया था। इसे क्या कहते हैं, प्रोक्ष भैया ने बताया था। जो भाग हम बचा के तक लेते हैं ना उसी को क्या कहा जाता है, उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, उसी को नाम दिया था। इस प्रकार उपभोग मात्रा व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है ना। इसी प्रकार जो उपभोग प्रवृत्ति होती है किस पर निर्भर करती है, पूछ लेता है तो आय पर निर्भर करती है। सामान्य आय वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है और आय में कमी होने पर उपभोग में भी कम हो जाता है, कमी या कम हो जाता है। अन्य शब्दों उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग प्रवृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। यद्यपि ये संपणीय है कि उपभोग प्रवृत्ति का हमारा से अभिप्राय है, हमारा अभिप्राय केवल उपभोग की इच्छा नहीं अपितु वास्तव में उपभोग की गई मात्रा में होता है। उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति ने न होकर संपूर्ण समाज से होता है। चूँकि आय में परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह कहा जाता है कि उपभोग आय फलन है। इससे इस प्रकार देखिए, जबकि C बराबर F बराबर Y और जबकि C बराबर होता है कॉन्सम्पशन उपभोग, Y बराबर होता है इनकम है ना, और F बराबर फलन उपभोग प्रदर्शन दर्शाता है ना। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना है ना। और भी वीडियो बनाऊंगा मैं है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र ये हो गया, अर्थशास्त्र का लेखा आऊँगा।